क्या संविधान बचेगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपको याद होगा कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो चुका है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए भारत में जितने भी कंटेंडर्स थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया। फाइनली लोकसभा के अंदर बैठकर शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। 18वीं लोकसभा के कल के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हमने लोकसभा के बारे में काफी सारे सेशंस चुनावों पर किए हैं, लेकिन उसमें जो सबसे लेटेस्ट सेशन रहा वो आज से 5 दिन पहले हमने किया था, जो सेशन था प्रोटेम स्पीकर को लेकर के। प्रोटेम स्पीकर को लेकर के क्या था? हमने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू संवैधानिक परंपराएं कांग्रेस का ही एक प्रतिनिधि जिनका नाम के सुरेश है वो आने वाले समय में प्रोटेम स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ और ही हो गया। क्या हो गया? बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम है बी मेहताब, उन्हें प्रोटेम स्पीकर की राष्ट्रपति ने शपथ दिला दी। बड़ा सवाल यह है, सोच किसी को रहे थे, कोई और बन गया। जिसको सोच रहे थे उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो सीनियर मोस्ट सांसद हैं, इसलिए उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन प्रोटेम स्पीकर बीजेपी के ही सांसद बने। यानी कि जो कहा जा रहा था कि बीजेपी की रणनीति कामयाब नहीं होगी, फाइनली उन्होंने अपने ही नेता को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवा दी। राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी। अगर आपको यह नहीं पता है कि कौन होता है प्रोटेम स्पीकर, क्या करता है, तो मैं बस इतनी सी लाइन में एक व्याख्या दे देता हूं। व्याख्या यह है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 94 में यह विस्तृत यह व्याख्या दी गई है कि भारत की लोकसभा का जब सत्र प्रारंभ होगा तब तक स्पीकर अपने पद पर रहेंगे, या फिर यह कहिए कि नया सत्र शुरू होते ही स्पीकर अपने पद को छोड़ देंगे। यानी कि कल ओम बिरला जी ने अपना पद छोड़ दिया था और उनके स्थान पर एक नए व्यक्ति को कार्यवाहक स्पीकर लोकसभा में बनाया जाता है, उसे ही हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। यह कार्यवाहक स्पीकर बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है और कुछ ही पल के लिए बनाया जाता है, मतलब 1 या 2 दिन के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सांसदों को, जो निर्वाचित होकर संसद में पहुंचे 543 सांसद हैं, उन्हें शपथ दिलाना। शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति परंपरा अनुसार जो सबसे सीनियर है 543 सांसदों में, उन्हें ही यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप आइए, आप आकर के मुझसे पहले शपथ ले लीजिए और उस शपथ के बाद में अपने अन्य साथियों को जाकर शपथ दिलवा दीजिए कि वो एज ए सांसद कैसे काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि केवल अकेला व्यक्ति ही नहीं, इसके साथ साथ 3 अन्य लोगों का पैनल भी सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, जो प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ अगर प्रोटेम सबको शपथ नहीं दिला पा रहे हैं तो बाकी जो लाइन में लगे हुए 3 सीनियर मोस्ट एमपी हैं वो शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, कल के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। इंटरेस्टिंग ये था कि कांग्रेस की तरफ से जो सबसे सीनियर मोस्ट थे, यानी कि कहिए सदन में सबसे सीनियर मोस्ट जो व्यक्ति थे, सुरेश जिनका नाम है, केरल से जो आते हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। उन्हें जब प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया और उनके स्थान पर राष्ट्रपति ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई, तो इसके चलते सीनियरिटी में भर्तृहरि मेहताब के बाद जो 3 अन्य नाम थे उनमें सुरेश का नाम डाला हुआ था, और सुरेश के साथ में जो अन्य 2 सांसद थे हमारे, उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हमको जब प्रोटेम ही नहीं बना रहे हो तो हम उन 3 के पैनल में भी नहीं आएंगे जो शपथ दिलाने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन तैयार हो गई कि सुरेश के स्थान पर भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने और इन्हें खुद प्रेसिडेंट ने शपथ दिलाई। ये याद रखिएगा, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाली लाइन डिस्कस की जाती है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम औरों को शपथ दिलाना होता है, लेकिन उन्हें खुद राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है साहब, तो भर्तृहरि मेहताब उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब के बेटे हैं। शुरुआत में बीजू जनता दल पार्टी से सांसद हुआ करते थे, लेकिन 28 मार्च को इन्होंने भाजपा का दामन साधा। उसके बाद से मतलब ये 2024 से कटक से चुनाव जीते हैं और इस बार भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर हैं। ये 6 बार बीजेडी के टिकट पर 1998 से लगातार सांसद बनते आ रहे थे। इस बार इनका 7वां कालखंड था, के सुरेश का 8वां कालखंड था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर संसद में प्रोविजन ये है कि सीनियर मोस्ट व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो उनके स्थान पर भर्तृहरि मेहताब को स्पीकर क्यों बनाया गया?
तो क्या यहां पर संविधान का उल्लंघन हुआ? इसीलिए तो डिस्कस हो रहा है कि क्या पहले दिन ही संविधान का उल्लंघन हो गया है? क्या वाकई में संविधान की सुरक्षा की जो गारंटी ली है इस समय अपोजिशन ने, क्या अपोजिशन को पहले ही दिन उनके संविधान के लिए कार्य मिल गया है? आज के सेशन में इस पर अब सरकार का भी वो जान लेते हैं, रिएक्शन जान लेते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री के नाम पर किरण रिजिजू जी हैं और उन्होंने राष्ट्रपति को यह बताया कि साहब इस प्रकार से हम लोग जो भर्तृहरि मेहताब हैं इन्हें प्रोटेम स्पीकर के लिए आपके पास भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह बात का निर्णय हुआ तो कांग्रेस के द्वारा इस विषय पर प्रोटेस्ट किया गया और प्रोटेस्ट था कि यह देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलेगा ऐसा दिखाकर कांग्रेस ने लाल रंग का जो संविधान की बुक है इसको पब्लिकली बता करके कि नहीं, संविधान से यह सरकार नहीं चल रही है, हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ी सी ज्यादा चीजें आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि क्या है अल्टीमेटली प्रोटेम स्पीकर को लेकर के कन्वेंशन क्या है, संविधान क्या है और क्या प्रोटेम स्पीकर के नाम पर संविधान का उल्लंघन हुआ है। थोड़ा सा बेसिक यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि के सुरेश जो कांग्रेस के सांसद हैं वो 8 बार के सांसद हैं। टेक्निकली वो एनडीए के जो उम्मीदवार थे भर्तृहरि मेहताब उनसे सीनियर हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें ही प्रोटेम स्पीकर परंपरा के अनुसार होना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई संविधान में लिखी हुई लाइन नहीं है। संविधान मतलब यह पीएम बख्शी का बेयर एक्ट है। विद्यार्थी जीवन में आप इसे अपने साथ रखें और जब जब अपडेट होना तो आप अपने साथ रखें। पीएम बख्शी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम आप लोगों के साथ में इंडियन पॉलिटी डिस्कस करते हैं तो इस बुक को बहुत ज्यादा हम रेफर करते हैं क्योंकि अपने इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था में बहुत सारे आर्टिकल्स यहीं से पढ़ाए और डिस्कस किए जाते हैं। भारत के संविधान की जो ये पुस्तक है इस पुस्तक में आर्टिकल नंबर 94 में जो लाइन है वो क्या है? एज पर द सेकंड प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिस ऑफ स्पीकर बिकम वैकेंट इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा। In that case, the duties of the speaker are to be performed by a member of the house appointed for this purpose by president as speaker pro tem। मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 94 में यह बात स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा इस पद के लिए किसी व्यक्ति को बिठाया जाएगा, राष्ट्रपति जिसे ठीक समझे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ड्यूटी निभाने के लिए स्पीकर की जो कि मतलब 1 या 2 दिन की ओथ सेरेमनी वाला कार्यक्रम है उसके लिए प्रेसिडेंट के द्वारा स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। यहां पर इस बात का कहीं जिक्र नहीं है आर्टिकल 94 के अंदर। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे पढ़ते हैं वो अपनी बुक्स को भी जाकर के प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि इसमें इस बात को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि यहां पर कौन व्यक्ति किस क्राइटेरिया के तहत स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाएगा, यानी कि सीनियरिटी का इसके अंदर कोई भी जिक्र नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि जब सीनियरिटी का जिक्र नहीं है तो फिर संविधान की रक्षा की बात क्यों हो रही है? संविधान की रक्षा की बात क्यों हो रही है वो समझिए। असल में यह संविधान में तो कहीं नहीं है लेकिन संसदीय परंपरा में है। संसदीय परंपरा का मतलब कुछ परिपाटी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ही प्रश्नकाल का सिस्टम रखा गया है, उसमें भारत के संविधान का कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एक परिपाटी बनी हुई है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का पद है वो अपोजिशन को दिया जाता है। परिपाटी है, रूल गिवन नहीं है। यानी ये एक ऐसी परंपरा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये तो सही है, लेकिन राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ये परिपाटी बन गई। हो सकता है समटाइम्स राजा को अपने बड़े बेटे में वो काबिलियत ना दिखे, ऐसी स्थिति में वो अपने किसी अन्य काबिल बेटे को राजा बनाना चाहे, लेकिन बड़ा बेटा उस परिपाटी को ही संविधान समझ ले और इस बात का प्रोटेस्ट करने लगे कि आपने संविधान का उल्लंघन कर दिया। कुछ वैसा ही यहां हुआ। मतलब यह था कि यहां पर जो भर्तृहरि मेहताब हैं इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करके एनडीए ने किसी संविधान का उल्लंघन नहीं किया, परिपाटी का उल्लंघन किया, परंपरा का उल्लंघन किया। लेकिन क्या परंपरा का उल्लंघन संविधान का उल्लंघन है?
क्या यह पहली बार हुआ है? अब इसको भी आगे जान लेते हैं। तो संविधान का उल्लंघन नहीं है, यह मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन पढ़ा के सुना दिया। लेकिन अब सवाल यहां पर दूसरा निकलता है, और वो यह है कि क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है, मैं आपको पहले वहां लेकर चलता हूं। देखिए, लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य ना होते हुए भी 1956 में ऐसा एक बार हो चुका है, पहली बार। नंबर दूसरा, 1977 में भी डीएन तिवारी को अस्थायी स्पीकर इसी सीनियरिटी को बाईपास करके बनाया गया था। यानी हमारे देश में इन्हीं परंपराओं में 2 बार ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर के बारे में 2 बार इतिहास में हो रखा है और फिर से यह हो जाता है। इस विषय पर राजनीति कैसे होती है, अब उस पर चलते हैं। राजनीति होती है कांग्रेस की तरफ से कि आपने के सुरेश को इसलिए नहीं बनाया प्रोटेम स्पीकर क्योंकि वो दलित हैं, चूंकि वो दलित हैं इसलिए आपने उन्हें स्पीकर नहीं बनाया। अब इस पर बीजेपी का क्या जवाब आया, एनडीए का या सरकार का क्या जवाब आया? सरकार का जवाब था कि मेहताब लगातार 7 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए वो इस पद के लिए उपयुक्त हैं। वहीं पर के सुरेश 2 बार चुनाव हार चुके हैं अपने कार्यकाल में, एक बार 1998 में और एक बार 2004 में। कांग्रेस का कहना है कि सबसे सीनियर यानी 8वीं बार लोकसभा के सांसद बने हैं इसलिए वो उपयुक्त हैं। वहीं एनडीए का कहना है कि यहां पर जिन्होंने लगातार 7 बार चुनाव जीते हैं, इस वजह से भर्तृहरि मेहताब को स्पीकर प्रोटेम बनाया गया है। तो ये 2 बात समझ में आई। अब फिर आता है दलित का एंगल। दलित का एंगल क्या है? कांग्रेस ने मुद्दे को इस प्रकार से उठाया कि यहां सत्य है कि स्पीकर प्रोटेम के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में भर्तृहरि मेहताब को लिया। 7वीं बार बने थे इसलिए लिया। 7वीं बार तो कुछ और लोग भी बने थे। 7वीं बार एक और सांसद हैं जिनका नाम है रमेश चंदप्पा जिगाजी नागी। इन्हें भी तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता था। ये भी तो 7वीं बार चुना करके आए थे। अगर 7वीं बार का ही क्राइटेरिया रखना था तो भर्तृहरि मेहताब ही क्यों? केवल इसलिए कि ये वाले जो व्यक्ति हैं जिगाजी नागी, ये भी दलित हैं, इसलिए इन्होंने इन्हें स्पीकर प्रोटेम नहीं बनाया। यानी कि स्पीकर प्रोटेम जो 2 दिन के लिए स्पीकर बनकर शपथ दिलाने का काम करता है, उसमें एक नया एंगल तलाश कर ले आई कांग्रेस और उसका नाम था दलित एंगल, कि साहब दलित है इसलिए इनको यह जगह नहीं दी गई। यानी कि यह वही वाली राजनीति जो इलेक्शन के प्रचार के दौरान की थी कि रेस्ट वर्सेस, मतलब एक तरह से जो जनरल कास्ट वर्सेस अदर कास्ट के बीच के कन्फ्लिक्ट को चुनाव प्रचार में जिस प्रकार से प्रचारित किया गया था, उसी तर्ज पर फिर से दलित शब्द को यहां एंट्री करा दिया। लेकिन इस बात पर बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने तर्क दिया, और तर्क यह था कि अगर ऐसा ही आपको के सुरेश के प्रति प्यार है कि हां भाई हम उनके लिए ही समर्पित हैं, तो एक काम करिए, आपके पूरे गठबंधन के सबसे सीनियर लीडर हुए, क्योंकि 8वीं बार लोकसभा में आए हैं, तो एक काम कीजिए ना, लोकसभा के अंदर उन्हें ही विपक्ष का नेता क्यों नहीं बना देते? क्या इसलिए नहीं कि वो आपके यहां पर दलित नेता हैं? क्या आप इसलिए उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बना रहे? या फिर आप अपनी तरफ से केरल में उन्हें पार्टी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि केरल से आते हैं और दलित भी हैं, आपकी राजनीति के हिसाब से सूट भी कर रहे हैं, तो आप उन्हें केरल के अंदर मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री पद के लिए बता दीजिए। केवल 2 दिन के अस्थायी पद के लिए इन्हें राजनीतिक मोहरा मत बनाइए, इनके साथ भी कुछ जस्टिस कर दीजिए। राजनीतिक दाव पेच हैं, दोनों ही तरफ के धड़े अपनी तरफ से कर रहे हैं। कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन केवल इतना है कि यहां पर स्पीकर प्रोटेम के लिए जो संविधान में दिया गया आर्टिकल है उसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ, अर्थात संविधान का उल्लंघन नहीं था, नंबर 1। नंबर दूसरा, परंपरा का उल्लंघन था जो ऑलरेडी 2 बार पहले भी हो रखा है। यही एनडीए को अपने डिफेंस में कहने के लिए मिल रहा है। हालांकि एनडीए ने अपने डिफेंस में यह लाइन भी कही है कि हमने इसलिए इन्हें कहा भर्तृहरि मेहताब को क्योंकि ऑलरेडी 7 बार लगातार चुनते आए हैं, के सुरेश बीच के 2 बार पदों पर हारते रहे हैं। ठीक है, हमने आपको जब ये वाला पूरा सेशन 5 दिन पहले भी जब डिस्कस किया था, स्पीकर प्रोटेम और उनके साथ में 3 अन्य सदस्यों के शपथ लेने का, स्पीकर प्रोटेम को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य 3 सदस्यों को लोकसभा में स्पीकर प्रोटेम शपथ दिलाते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो यह जानकारी भी मैंने आपको आज से 5 दिन पहले अपने सेशन में दी थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि स्पीकर पैनल में जो 3 सांसद थे
उन 3 सांसदों के अंदर के सुरेश, जो कि सीनियर मोस्ट थे, 8 बार के सांसद थे वो, साथ में ही विपक्ष की तरफ से केटी बालू और सुदीप बंदोपाध्याय ने स्पीकर पद की शपथ नहीं ली। मतलब मैंने आपको बताया था कि इस 2 दिवसीय मतलब शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिन व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, असल में उन अपॉइंटेड व्यक्तियों में के सुरेश ने, उनके साथ में 2 अन्य लोगों ने, यानी 3 सांसदों ने कहा कि नहीं साहब, हम नहीं बनेंगे संसदीय पैनल में, हम नहीं आएंगे स्पीकर के पैनल में जो कि औरों को शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाने वाली जानकारी है। ठीक है, एक फेज इस सेशन का खत्म। अब पार्ट 2 में एंट्री करते हैं। पार्ट 2 है प्रधानमंत्री का भाषण। प्रधानमंत्री का भाषण 18वीं लोकसभा के शुरू होने से जस्ट पहले, 18वीं लोकसभा के जस्ट पहले प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और उस भाषण में उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें रखी उसमें आज की तारीख का उल्लेख था। साथियों, आज 25 जून है। इमरजेंसी यानी आपातकाल के आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 50 वर्ष के पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बयान दिया और बयान में यह याद दिलाने का प्रयास किया कि जहां अपोजिशन, हालांकि इनडायरेक्टली ये वाली लाइन कही गई थी कि जो लोग ये जो शब्द यूज कर रहे हैं कि संविधान की गरिमा को लेकर के जो बात कर रहे हैं, असल में सबसे पहले संविधान के उल्लंघन का जो कार्य किया गया था वो आज से 50 साल पहले कांग्रेस के द्वारा ही किया गया था। आज वही कांग्रेस संविधान की हिफाजत की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री के इसी भाषण का यही सार था कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस जब संसद में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तब भी प्रधानमंत्री को संविधान की प्रतियां दिखा रही है, असल मायने में आज की 25 जून पूरे देश को यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि आज से 50 साल पहले इमरजेंसी लगाकर इसी कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया था। ऐसे बहुत से कार्य किए थे जो संवैधानिक नहीं थे। संविधान के अंदर संशोधन किया गया, अपनी मेजॉरिटी का गलत उपयोग किया गया, विपक्ष को जेल में डाला गया, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला गया, अखबारों पर बैन लगाया गया। ऐसे तमाम वो प्रयास किए गए जो उससे पहले कभी नहीं हुए थे। तो ये सारी बातें आज के बिहाफ पर याद दिलाई गई। खैर, एक काम ये कर दिया, प्रधानमंत्री का काम बयानबाजी का था। इसी के साथ साथ एक बात और यहां पर प्रधानमंत्री ने बयान में रखी और वो ये थी कि देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। अब यहां पर प्रधानमंत्री का जो ये बयान है, बयान क्या है? बयान है कि यहां 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के नागरिकों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए दृढ़तापूर्वक कार्य करेगा। इसका मतलब समझते हैं। सरकार में बैठे हैं आप, तो फिर विपक्ष इस जिम्मेदारी को कैसे निभा लेगा? तो विपक्ष जिम्मेदारी कैसे निभाता है, इसके लिए इस बात को समझिए। होता कुछ यूं है कि भारत के संसदीय व्यवस्था में जो भी हमारे सांसद हैं, इन्हें संसदीय कार्य प्रणाली के तहत अपने प्रश्नों को पूछने का, जब भी कोई बिल डिस्कशन में आए तो उस पर प्रॉपर बहस करने का राइट दिया हुआ है। ये स्पीकर से अपना समय लेकर अपनी संवैधानिक परंपराओं का और अपनी संवैधानिक जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में संसद में विराजमान जो सांसद हैं, जो जनता ने चुनकर विपक्ष में भेजे हैं, वो पूरी संसद के कार्यकाल को चलने देवें और चलने में उनका जो महत्व है, जैसे जो सांसद आपने अपने क्षेत्र से चुनकर भेजा है वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए संसद में बात उठाए, वो अपने क्षेत्र की सुख सुविधाओं के लिए संसद के अंदर अपनी बातों को रखे। ऐसी स्थिति में यदि कार्य चलते रहेंगे तो लोकसभा बहुत अच्छे से आगे चलती रहेगी। लेकिन आंकड़े बताते हैं साथियों कि प्रधानमंत्री के इस बयान में असली उद्देश्य क्या है, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, संसद के विपक्ष से वो क्या अपेक्षा रखते हैं और इस अपेक्षा के पीछे का इतिहास क्या है। आइए मैं अब आपको वहां लेकर चलता हूं। देखिए, जहां एक और प्रधानमंत्री ये सब बातें कर रहे थे, उस समय खड़गे साहब ने पूरी की पूरी एनडीए सरकार बने हुए जो 15 दिन हुए हैं, इनकी नाकामयाबियों का काला चिट्ठा खोल दिया। चिट्ठा ये था साहब, इन्होंने रखा अपनी तरफ से ये बातें कि देखिए, नीट भर्ती परीक्षा हो, नेट की भर्ती परीक्षा हो, इन सब के अंदर जो बातें उजागर हो रही हैं वो पब्लिक हैं।
पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना हो गई, मणिपुर पे 13 महीने से कुछ नहीं बोले, असम पूर्वोत्तर में बाढ़ आ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, जनगणना लंबित है, प्रधानमंत्री इस बात पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को भूल गए हैं और उस वाली इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। 10 साल से जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। खड़गे साहब ने यह वाली बात रखी। अब इस बात का पूरा तथ्यात्मक रूप से परीक्षण करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो लाइन बोली, क्या उस लाइन में कोई सत्यता है। प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं कि विपक्ष सरकार की प्रोडक्टिविटी यानी कि संसद की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली को सही तरीके से सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहा है, जिसके चलते उनके क्षेत्र की, जहां से सांसद चुनकर वो आए हैं, उनके लोगों की बातें संसद में नहीं उठ पा रही हैं। इसका एनालिसिस मैंने नहीं, पीआरएस इंडिया ने किया है। अब ये पीआरएस इंडिया एक ऑब्जर्वेशन मतलब लेजिस्लेटिव रिसर्च करके एक कंपनी है, एक मतलब संस्था समझ लीजिए। इस संस्था के द्वारा हाल ही में अपने द्वारा एक रिसर्च का डेटा प्रकाशित किया गया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि आधे से ज्यादा बिल 17वीं लोकसभा यानी कि 18वीं से जस्ट पहले वाली जो लोकसभा थी उसमें मात्र 2 घंटे के लिए डिस्कस हुए। इसका मतलब समझिए, 17वीं लोकसभा में जितने भी बिल आए, असल में बिल से एक्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है ना, सबसे पहले लोकसभा अथवा राज्यसभा में एक बिल लाया जाता है, हालांकि इसकी पूरी प्रक्रिया होती है ड्राफ्टिंग से लेकर मुद्दे उठाने से लेकर, फिर भी बिल लाया जाता है और उस बिल को यहां पर संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपनी अपनी बातों के साथ डिस्कस किया जाता है कि इसके ये फायदे हो सकते हैं, इसके ये नुकसान हो सकते हैं। कोई भी कानून आ रहा है तो अपोजिशन उस पर अपनी राय रखता है, सकारात्मक रूप से उसके अंदर सुधार की अनुशंसा करता है कि अगर आप इसमें ये चीजें और करते हैं तो ये चीज और बेहतर हो जाएगी। इसके बाद में उस बात को, उस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है कि वो भी उस पर चेक कर ले कि इस बिल में कोई कमी तो नहीं रह गई है। उसके बाद फिर उसे पास करके दोनों सदनों से उठा करके राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेज दिया जाता है, तब जाकर के वो कानून बनता है यानी एक्ट बनता है। ऐसी स्थिति में पीआरएस का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में आधे यानी 17वीं लोकसभा के अंदर जब प्रक्रिया चली तब आधे बिल ऐसे थे जिन्हें 2 घंटे से ज्यादा का समय ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि विपक्ष पूरे समय किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के बहस में बिजी था। अब ये कौन सी बहस में बिजी रहता है विपक्ष? जब यहां पर समय नहीं दे रहा है तो फिर कौन सी बहस कर रहा है? असल में जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा होता है तो सारे के सारे न्यूज चैनल पार्लियामेंट के अंदर उनके सांसद और उनके राजनेताओं के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं उन्हें पब्लिकली देख रहे होते हैं। तो आजकल संसदीय चर्चा तो कम होती है और संसद के अंदर माननीय जो सांसद हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और अपने अपने वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे होते हैं। आप प्रधानमंत्री का भाषण उठा करके देख लीजिए, जब वो विपक्ष के साथ बात कर रहे होते हैं संसद में तो उनका अंदाज विपक्ष से बात करने का कम होता है, विपक्ष के माध्यम से देश को संबोधित करने का ज्यादा होता है, क्योंकि फुटेज पूरी तरह कैमरे की प्रधानमंत्री के चेहरे पर रहती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहले 2 चुनावों में सोशल मीडिया का उपयोग किया था, सोशल मीडिया के उपयोग से जनता के दिमाग पर छा गए थे। मैंने इस पर प्रॉपर सेशन किया हुआ है कि कैसे बीजेपी का हथियार ही बीजेपी के लिए नुकसान बना। आगे चलकर कांग्रेस भी वही चीज सीख गई कि प्रधानमंत्री जी आप कैमरे को यूज करना सीख गए हो, अब हम भी सीख रहे हैं। इस बार सोशल मीडिया का अपोजिशन ने अच्छे से उपयोग किया, परिणाम सामने है। ठीक ही साथ में कैमरे के सामने जो परफॉर्मेंस देनी है संसद में, उस बात को भी प्रॉपर तरीके से समझ लिया गया और उस बात को समझ करके यह बात तय की गई कि जब जब कोई भी दिक्कत आएगी तो देश के मुद्दे को अपोजिशन ने संसद में उठाया था, कम से कम ये तो कह पाएंगे। यही कारण है कि आप किसी भी मुद्दे पर संसद के अंदर अपोजिशन के द्वारा हुटिंग की बातें, कोई भी मुद्दा देश के हित का अगर उनको लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए तो उसको लेकर के प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसके चलते संसद के अंदर जब बिलों पर बहस होनी होती है वो बिलों की बहस से ज्यादा उस राष्ट्रीय मुद्दे पर कि देखो हम इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं उसका प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन पीआरएस की रिसर्च और भी कुछ बातें कहती है और वो क्या है? 17वीं लोकसभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जो कि अपने आप में काफी दुखद है और वो ये है कि डेप्यूटी स्पीकर के पद पर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया, जबकि डेप्यूटी स्पीकर कन्वेंशनली परिपाटी के अनुसार अपोजिशन पार्टी को दिया जाता है, लेकिन ऐसा किसी को नहीं किया गया। वहीं दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये थी कि इस संसद के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण कानून पास हुए 17वीं लोकसभा के अंदर, जिसमें से क्रिमिनल रिफॉर्म्स बिल भी शामिल थे। लेकिन जिस समय क्रिमिनल रिफॉर्म्स बिल आ रहे थे उस समय 70% अपोजिशन के एमपी ऐसे थे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया था,
क्योंकि उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहा था और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसी भी क्वेश्चन का मौखिक रूप से जवाब नहीं दिया गया, केवल एक प्रश्न का उन्होंने लिखित में जवाब दिया है। ऐसे डेवलपमेंट देश के अंदर जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है, उसके लिए सही नहीं है। अगर हम इस चीज को पिछले 30 सालों में जाकर देखें तो बहुत से चौंकाने वाले आंकड़े ऐसे मिलते हैं जिससे यह कंक्लूजन निकलने लगता है कि क्या देश की पार्लियामेंट्री व्यवस्था खतरे में है। पार्लियामेंट्री व्यवस्था खतरे में है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देश तरक्की करता है तो मतलब लोगों की बहस में इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, डिबेट्स अच्छी होती हैं। आजकल हमारी संसद केवल विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनकर रह गई है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वर्ष 1952 से 90 के बीच में, जब तक एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे, उस समय तक हमारे देश में एवरेज जो संसद में बिल पास हुआ करते थे प्रति वर्ष, वो 65 बिल हुआ करते थे। लेकिन 1991 से 2023 के बीच में यह औसत 48 पर आ गया। अपने आप में देश की तरक्की के लिए नुकसानदायक बात है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? आप एवरेज निकाल कर देखिए कि संसद, देश की आबादी बढ़ रही है, देश की नई चुनौतियां बढ़ रही हैं। आबादी और चुनौतियों को मेंटेन करने के लिए, सुविधाओं के निर्माण के लिए कानूनों की आवश्यकता है, सुरक्षा के लिए कानूनों की आवश्यकता है। लेकिन उन कानूनों को पास करने में संसद की जो बहस की रणनीति आ गई है, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन संसद को मंच बनाकर किया जा रहा है, उस मंच के चलते मैं कह रहा हूं ना, संसद की कार्यवाही को अगर सही तरीके से चलने देना है तो केवल एक ही तरीका है। आपको सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में, मैं अगले 2 मिनट में आपको जवाब दे भी दूंगा। आपकी तरफ से क्या आंसर है कि संसद की कार्यवाही बखूबी चले, हमारे बिल बढ़िया से चले? पहले परेशानी सुन लीजिए, मैं आपको एंड में समाधान बताऊंगा। आप उस समाधान से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? अच्छा, और सुनिए साहब, इंटरेस्टिंग बात यह रही कि 17वीं लोकसभा में 16% बिल स्क्रूटनी के लिए भेजे गए। केवल 16% बिल स्क्रूटनी के लिए कि हां भाई चेक कर लो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, जो कि पिछले 4 बार से, यानी कि 20 साल में सबसे कम थे। और तो और जो नंबर ऑफ सिटिंग्स डेज हैं, यानी कि सांसद के चलने के जो दिन हैं, वो लगातार लोकसभा के अंदर कम होते जा रहे हैं, जिससे इनके अंदर डिबेट की, एमपीज के पार्टिसिपेशन की संभावनाएं लगातार घट रही हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 1990 के अंदर प्रत्येक लोकसभा, यानी कि मान लीजिए उस समय का जो कालखंड में लोकसभा चल रही होगी, वो 550 दिन चली। 5 साल में 550 दिन चली, 3500 घंटे काम हुआ। 1990 के बाद ऐसा देखा गया कि जो एवरेज लोकसभा है वो 5 साल में 345 दिन, यानी 5 साल में केवल 1 साल देश के मुद्दे के लिए वो लोग बहस किए, बात किए। आप इस तरह से विचार कीजिए कि हम अपने सांसद को निर्वाचित करके भेजते हैं कि वो जाकर संसद में बैठे और बैठ करके हमारी बातें उठाए, हमारी मांगें उठाए, लेकिन हमारी संसद चल ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि इस समय हमारे सांसदों को एक बीमारी हो गई है, और वो बीमारी का नाम है छपास की बीमारी, न्यूज में बने रहने की बीमारी। ये न्यूज और व्यूज का गेम ऐसा है बाबू मोशाए कि इसके चलते हुए हमारे सांसद अपने परफॉर्मेंस में उतर जा रहे हैं, भाषणों में उतर जा रहे हैं। जिस काम के लिए उन्हें निर्वाचित करके देश के लोगों ने भेजा है, उसे वो कहीं भूल जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि जहां एक और कम से कम पहले 3500 घंटे पूरे लोकसभा के कालखंड में हुए, 1990 के बाद आधा काम रह गया। 1800 घंटे 5 साल में काम हो रहा है। और 17वीं लोकसभा के अंदर तो सिटिंग्स की संख्या 274 ही रह गई। अब आपके सामने एवरेज एनुअल सिटिंग्स, यानी कि कितने दिन आकर के साल में ये लोग बैठे, इसका आंकड़ा है। ये पिछले लेस देन 5 इयर्स के टर्म्स का इंडिकेशन है। आप 17वीं लोकसभा को देखिए। 17वीं लोकसभा के अंदर प्रति साल आकर संसद में बैठने वाले सांसदों की संख्या, मतलब ये समझिए कि 5 साल है, 5 साल में 17वीं लोकसभा में मात्र 274 दिन ही। आप सोचिएगा, 365 इंटू 5 करिए, 5 6 की 30, 5 तिया 15, लगभग 1900 दिन। 1900 दिन में से 274 दिन ही संसद चली है। जिस काम के लिए सांसद को भेजा हमने, वो मात्र 274 दिन गए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा ही होता होगा? नहीं। शुरुआती दिनों में 1990 से पहले
550 दिन तक सांसद बैठा करते थे, ऑलमोस्ट 2 साल तक। 5 साल में से 2 साल उनका केवल संसद में बीतता था। आज ये 1/2 रह गया है उस काल का भी। आप और देखिए, हमारी संसद में प्रति साल दिन जितने जाकर के सांसद बैठते हैं संसद में, उनकी संख्या धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। 55 तक ये नंबर पहुंच गया है। 135, 116 लगातार ये संख्या गिरती आ रही है। जहां पहली लोकसभा में 135 दिन प्रति वर्ष का आंकड़ा था। 135 दिन प्रति वर्ष को 5 से गुणा कर लीजिए, 55, 25, 5 या 15, 65, यानी कि 2 साल से ज्यादा। यानी कि आप कम से कम यह समझकर चलिए कि 635 दिन से ऊपर संसद बैठी थी। 2 साल से ऊपर संसद, लगभग 2 साल से ऊपर संसद बैठी थी। यहां 1 साल से भी कम का आंकड़ा निकल कर आ गया लगातार लोकसभा। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है साथियों। और बड़ा प्रश्न पता है क्या है? बड़ा प्रश्न यह है कि क्या देश में यहां पर अपोजिशन अपनी तरफ से प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शन कर रहा है कि संविधान बचाओ। यहां उल्टा सवाल पूछा जाना चाहिए, संविधान नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम संघर्ष में है भाई। संसदीय व्यवस्था, आप संसदीय व्यवस्था बताओ। संविधान की आप बातें कर रहे हो, हमारे संविधान के अंदर जो होता रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन संविधान जहां से चलता है, जहां बनता है, जहां उसमें सुधार होते हैं, जब वही चीजें नहीं बैठ रही हैं तो क्या होगा? विचार कीजिए। और इसके लिए केवल अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, सरकार भी पैरेलली जिम्मेदार है। क्योंकि जितना छपास की बीमारी सरकार को है, उतना ही विपक्ष को है, क्योंकि उनको भी उसी तरफ आकर बैठना है। उनको भी स्पीकर के राइट हैंड साइड में आकर बैठना है। तो बैठने के लिए उनकी जो छपास की बीमारी सब में छाई हुई है, ये इसका सॉल्यूशन भी अब आपको मिल गया होगा कि बता दीजिए कि कैसे इस चीज को सही किया जा सकता है। मैं कमेंट बॉक्स के लिए, हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, फिर भी मैं एंड तक इंतजार करूंगा। और चलते हैं, थोड़ा पार्लियामेंट्री टूल्स के बारे में बात करते हैं। पीआरएस के द्वारा एक बेहतरीन रिसर्च की गई है। आप इस पर, अगर आप विद्यार्थी हैं तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपने जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स वगैरह है, उसमें मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं। पार्लियामेंट्री टूल्स, जैसे संसद के अंदर जब हमारे गणमान्य सांसद पहुंचते हैं तो इनके द्वारा एक आधा घंटे का डिस्कशन रखा जाता है। और वो किस लिए होता है? कि वो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस कर सकें। अब आप सोचकर देखिए, 1990 से पहले 88 ऐसे डिस्कशंस प्रति लोकसभा में हुए थे। 1990 के बाद में इनकी संख्या घटकर 11 रह गई पर लोकसभा के अंदर। और 17वीं लोकसभा में तो आश्चर्य होगा इस बात का आपको जानकर कि केवल एक बार ही आधा घंटे का डिस्कशन हुआ है। मतलब विचारणीय तथ्य है कि हमारे गणमान्य सांसदों को, जिनको आपने वोट देकर लोकसभा में भेजा कि जाइए महाराज वहां जाकर हमारी बातें उठाइए, संसदीय व्यवस्था में आप जा रहे हैं, कुछ करिए, हमारे मुद्दे उठाइए, हमारे क्षेत्र की बात उठाइए, नल, पानी, बिजली, जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं उनकी चर्चा करिए। हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में रेल नेटवर्क कैसे आएगा, कैसे यहां पर बिजली अच्छे से काम करेगी, कैसे टनल बनेगी, कैसे डैम चलेंगे, कैसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का हमें लाभ मिलेगा, कैसे केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनका लाभ सुनिश्चित होगा, कैसे सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं वो इक्वली सब लोगों तक पहुंचेगी, पिछड़ों तक के, दलितों तक, सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन विषयों पर गणमान्य सांसदों को 5 साल में आधा घंटा मिला है। मिला नहीं है, हमारे सांसद व्यस्त हैं कहीं और। कहां व्यस्त हैं ये आपको सोचने की आवश्यकता है। यानी प्रधानमंत्री ने जो ये लाइन मेंशन की है ना कि लोकसभा चलने नहीं देते, उसमें अंदर ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, ये आपको भी एज ए जिम्मेदार नागरिक समझने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये दूसरा सिस्टम है, शॉर्ट ड्यूरेशन सिस्टम डिस्कशन, जो लोकसभा के अंदर होता है, जिसके अंदर मेंबर्स को ऐसे मैटर्स पर डिस्कशन जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, जो कि सरकार के सामने लाने जरूरी हैं। 1990 से पहले एवरेज 46 लोकसभा के अंदर, मतलब लोकसभा में लगभग 46 बार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस हुए। लेकिन साथियों 1990 के बाद में यह नंबर घटकर 39 रह गया और 17वीं लोकसभा के अंदर तो यह मात्र 13 रह गया। मतलब 17वीं लोकसभा कुल मिलाकर 274 दिन तो चली, 5 साल में 274 दिन, कंप्लीट 1 साल भी सांसद नहीं बैठे हमारे। साथ में 13 सच डिस्कशंस यहां पर हुए। ये पीआरएस का सर्वे है, मेरा नहीं है। 17वीं लोकसभा के अंदर 13 बार सच डिस्कशंस हुए। ये अपने आप में एक चिंता की बात है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये क्या होता है साथियों? ये एमपीज का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। ऐसे रेस्पॉन्सेज जो मिनिस्टर्स के द्वारा दे दिए गए हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 57 से 90 के बीच में 300 बार ऐसे नोटिसेज लोकसभा में परमिट किए गए।
1990 के बाद में ये 300 का आंकड़ा 40 नोटिस पर आ गया और 17वीं लोकसभा के अंदर केवल एक मामले पर डिस्कशन हुआ है। इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन भले ही लोकसभा में आता हो, लेकिन आप सबको अटेंशन प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह बड़ा संवेदनशील टाइटल है जो आज डिस्कस हो रहा है। संविधान से ज्यादा आवश्यकता है संसदीय व्यवस्था बचने की। व्यवस्था बचेगी कि मर जाएगी, क्योंकि जो आंकड़े दिखा रहे हैं, एक बार, आधा बार, ये जो डिस्कशन हो रहे हैं, इसके बाद तो लग रहा है कि पार्लियामेंट की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। एक मंच दे दिया जाए इन सबको कि खुले में जाओ और रामलीला मैदान में बहस करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो कैमरे की बीमारी लग गई। मैंने कहा था ना आपसे कि क्या है सॉल्यूशन इसका। एक ही सॉल्यूशन है अगर संसद को चलते रहने देना है। संसद टीवी का लाइव प्रसारण रोक दिया जाए, संसद की सारी बातें लिखित में रखी जाएं, अगले दिन अखबार में छपे तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्ड में रखें। संसद का कार्यकाल खत्म हो उसके बाद सारा डेटा पब्लिक के सामने रख दिया जाए कि साहब फलाने सिंह ने यह कहा था, इस तरह से कार्य योजना चली। वो जो आजकल क्रिकेट मैच की तरह लाइव प्रसारण चलता है ना संसदीय व्यवस्था का, वहां पर अब फुटेज के चक्कर में काम होने लगा है, न्यूज के चक्कर में काम होने लगा है। किसने क्या कहा, कैसी टीआरपी रही, किसने किस तरह का भाषण दिया, उस पर ज्यादा काम हो रहे हैं। अगर किसी प्रकार से हमारी संसदीय व्यवस्था को अच्छे से चलने देना है तो इस बीमारी को पहचानते हुए, जिसका नाम है छपास की बीमारी, छपने की बीमारी, न्यूज में दिखने की बीमारी, व्यूज की बीमारी, इसके चलते अगर इस बीमारी को, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आप तो अभिव्यक्ति की आजादी की खिलाफत कर रहे हैं, आप तो खुद संविधान के उल्लंघन की पहली लाइन में बात कर रहे हैं। भैया गुस्ताखी माफ हो, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए, जैसे आपके दांत में अगर कीड़ी लग जाए तो घर वाले कहते हैं बेटा चॉकलेट मत खाओ, इसका मतलब वो आपके दुश्मन नहीं है, कीड़ी सही कर लो फिर खा लेना। अगर लगता है कि संसद के अंदर के जो लाइव प्रसारण हैं उनको रोककर उनको संसदों को बिठाया जाए, सांसदों को, कि माननीय कृपया करके यहां बैठें, हमारे देश के लिए हमने आपको निर्वाचित करके बैठा है, बढ़िया से आप यहां पर चर्चा करें, देश के लिए कानून बनाएं, अगले दिन वो सुर्खी बन जाएगा कि आपने इतना अच्छा कानून बनाया। देश के अखबार में चर्चाएं ये छपें कि इस कानून पर बहस चल रही है, देश के अखबारों में ये न्यूज छपे कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं गारंटी से कह सकता हूं जितने भी वोटर्स हैं ना, अगर उनसे ये सर्वे करा के पूछ लिया जाए, 90% ऑफ वोटर्स ये नहीं जानते कि संसद के अंदर कौन सा बिल चल रहा है। एक आध बिल होता है, जैसे कृषि बिल जैसा बिल आया, वो चर्चा में आ जाता है क्योंकि उससे हित टकराते हैं, उससे भी वोट बैंक का बहुत बड़ा कंट्रोल हाजिर होता है। अदरवाइज इतने सारे बिल आते हैं, पता ही नहीं चल रहा, संसदीय व्यवस्था ही नहीं पता है, वहां पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही इस बात की। हमारे किसी भी, आप अपने परिवार में किसी परिवारजन से पूछ लीजिएगा कि आपको पता है कि संसद में कौन सा बिल आया था, जिस समय संसदीय कार्रवाई चल रही हो कौन सा बिल पेश किया, कोई मतलब ही नहीं है। कौन, केवल यूपीएससी की तैयारी करने वाले पढ़े कि कौन सा बिल आया था, है ना। बाकियों को तो केवल यह रखना है कि किसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यह बहुत बड़ी चीज है साथियों। द एडजर्नमेंट मोशन एम्प्लॉयड टू एड्रेस अर्जेंट इश्यूज विद ए सब्सिक्वेंट वोट, एडजर्नमेंट मोशन के बाद वोटिंग भी होती है, सर्व एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। एडजर्नमेंट मोशन का प्रोसेस होता है, सरकार के खिलाफ लाया जाता है। ऐसी स्थिति में 1990 से पहले लोकसभा ने ऐसे डिस्कशंस के ऊपर वोटिंग करने के लिए 4 बार परमिशन एवरेज दी थी। 1990 के बाद में यह नंबर 3 पर आ गया। 16वीं और 17वीं के अंदर कोई एडजर्नमेंट मोशन लाया ही नहीं गया कि साहब कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं है। संविधान से ज्यादा संसदीय व्यवस्था बचाने के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, देयर हैज ऑल्सो बीन ए सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द टाइम स्पेंट ऑन डिस्कशन ऑफ यूनियन बजट। साथियों, जब हमारा बजट पेश होता है, अभी संभवतः 24 जुलाई के दिन वित्त मंत्री जी लेकर आएंगी, बजट पर बहस होना अनिवार्य है, बजट पर चर्चा होना अनिवार्य है। बजट पर बहस करके उस पैसे का सही से बंटवारा हो रहा है या नहीं, क्योंकि देश की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सरकार परमिशन मांग रही है। मिनिस्ट्री वाइज डिमांड्स पर चर्चा होनी चाहिए, फाइनेंस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। 1990 से पहले 120 घंटे प्रॉपर एनुअल डिस्कशन होता था। आपको पता है जब अंग्रेजों का काल था ना, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे या हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे, वो सब लोग अंग्रेजों से डिमांड क्या करते थे कि हमें बहस करने का मौका दिया जाए। अब यहां बहस का मतलब ही नहीं, खत्म ही हो गया। 1990 से पहले 120 घंटे एनुअली डिबेट हुई है, 1990 के बाद 35 घंटे सालाना बहस हो रही है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री वाइज जो डिमांड है वो तो आजकल बिना डिस्कशन के ही पास हो रही हैं। 1990 से लेके 1990 तक गुलोटिन कर दिया जा रहा है, एक बार में, यहां भाई कबूल है, बोले हां कबूल है, कर दो पास। इसका मतलब आप यह समझिए कि हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है ना,
उसको चुनौती मिल रही है। और यह चुनौती केवल सरकार की वजह से नहीं, क्योंकि सरकार तो चाहती ही है कि वो बिल पास कराए। जिम्मेदारी असल में यहां विपक्ष की तय होती है कि विपक्ष में बैठी हुई कोई सी भी पार्टी, क्योंकि 1990 के बाद केवल कांग्रेस का शासन नहीं रहा, उसमें से 5 साल बीजेपी का यानी एनडीए का शासन भी रहा, फिर उसके बाद 10 साल फिर से शासन रहा, यानी कि 1990 से लेकर के अब तक अगर 34 साल का कालखंड है तो इस 34 साल के कालखंड में 15 साल एनडीए सरकार के कम से कम रहे हैं। और ऐसे स्थिति में 15 साल में भी अपोजिशन की जब इन्होंने राजनीति की है तब भी इन्होंने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा। मतलब यह देश को समझने की आवश्यकता है कि वो देखना क्या चाहते हैं, अपने नेता के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन या बिल पर की गई बहस। तारीफ होनी चाहिए जब हमारे सांसद जो हैं वो तैयारी करके जाएं और बिल पर ऐसी बातें बोलें कि वो जनता के बीच चर्चा का विषय बन जाए। जब भी कोई बिल आए, पढ़ लिखकर हमारे सांसद पहुंचे और वो कहें कि सर ये जो बिल लेकर आ रहे हो ना, ये बिल तो ठीक है, ले आइए क्योंकि आप बहुमत में हैं। मेरे 3 प्रश्न हैं, इनके जवाब दे दीजिए। जनता के सामने उठाए हुए उन प्रश्नों को संसद में अगर हमारे सांसद पूरी प्रिपरेशन से जाकर उस बिल पर बहस के दौरान अपने पॉइंट लगा करके उसके साथ डिस्कशन करें और अगले दिन वो सुर्खी बन जाए, तो भाई साहब सरकार पर मोरल प्रेशर बन जाता है। फिर चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट सरकार क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी बहुमत की सरकार ना हो, सरकार को रुकना पड़ता है। आपको पता है अपने देश के अंदर कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के अनुसार एड एंड एडवाइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करता है। हमारे राष्ट्रपति के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, वो हमेशा सलाह के आधार पर काम करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रपति को वीटो सिस्टम दिया गया है, पॉकेट वीटो, सब्सटेंसिव वीटो, इस तरह के कुछ वीटो पावर्स दी गई हैं। और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल यह है कि जब राष्ट्रपति किसी बिल को लौटाएगा ना, तो जनता के बीच चर्चा का विषय बन जाएगा और सरकार अंडर प्रेशर आ जाएगी कि राष्ट्रपति ने बिल लौटा दिया। मतलब संसद में अपोजिशन अपनी भूमिका समझे, वो ये समझे कि वो इतनी प्रिपरेशन से जाए, वो इतना अच्छे से अपने प्रश्नों को उठाए, हर पॉइंट पर वो जब भी कोई बिल आए अपनी बातों को जैसे ब्रिटेन में रखा जाता है, जैसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल में रखा जाता है। हमने संसदीय व्यवस्था यूके से कॉपी तो कर ली, लेकिन उसका सेंस भूल गए। यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने जो कॉपी किया, 2/3 संविधान हमने यूके से कॉपी किया है ना, ब्रिटिशर से कॉपी मारा है। तो जो वेस्टमिंस्टर मॉडल था ना उनका, आज पकड़िए उसे, वो शैडो कैबिनेट चलाता है। वहां का वित्त मंत्री के ऑप्शन में दूसरा वित्त मंत्री अपोजिशन बिठाता है अपनी तरफ से कि भैया सुनो, पैसा नहीं देंगे लेकिन आप भी अपना बजट तैयार करो और जनता को बताओ कि अगर मैं वित्त मंत्री होता तो यहां बेहतर क्या करता, इस योजना पर कितना पैसा खर्च होना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं। इससे तैयार होता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। हमारे देश की छपास की बीमारी से बचाव रखें, अपोजिशन भी अपनी महत्व को समझे। आपको जनता मौका अवश्य देगी, लेकिन उस अवश्य के लिए पहले उन्हें यह तो बताइए कि आप आ जाएंगे तो क्या अच्छा कर जाएंगे। ये अपने आप में, और इससे सरकार दबाव में आती है। अपोजिशन की यह भूमिका बहुत मायने रखती है। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए हमारे मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। अब एक बड़ा प्रश्न बनता है और यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न निकलकर आता है, यार इन्होंने तो कुछ दिन पहले भी शपथ ली थी, ये सारे मंत्री, गृह मंत्री, ये जितने भी लोग हैं, हमने तो सेशन पढ़ाया है और उस समय तो प्रॉपर चर्चा हुई थी कि 72 सांसदों ने शपथ ली है, प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मिनिस्टर प्लस राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार की। तो ये फिर से शपथ क्यों ले रहे हैं? प्रधानमंत्री को देखो, प्रधानमंत्री शपथ फिर से ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिस समय शपथ ले रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से उन्हें संविधान दिखाया जा रहा है। वो संविधान दिखा करके अपना ये प्रोटेस्ट व्यक्त कर रहे हैं, देखो हम संविधान बचाने आ गए। अरे अच्छी बात है, आप संविधान बचाने आ गए। एक सवाल यहां बड़ा बनता है, प्रधानमंत्री दोबारा शपथ क्यों ले रहे हैं? थोड़े दिन पहले भी शपथ ली थी, राष्ट्रपति ने दिलाई थी, याद करिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 2 बार शपथ लेती है। प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 2 बार शपथ लेती है, एक बार मंत्री पद के लिए और एक बार सांसद के लिए। यह संसदीय व्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहां पर ये 2 बार संसद में शपथ लेते हैं। अब ये एक सांसद के रूप में शपथ ले रहे हैं। जब पहली बार शपथ लेते हैं तब इन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और जब सांसद के रूप में शपथ लेते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर एज ए पार्लियामेंटेरियन, तो इन्हें प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की तरफ से बकायदा इन्हें प्रॉपर तरीके से संविधान दिखाकर चिढ़ाया गया कि देखिए ये संविधान रहा है, इसके बीच में ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी उठे अपनी संसद के अंदर शपथ लेने के लिए, तो उन्हें नीट शेम करके चिढ़ाया गया। अच्छी बात है, ऐसे मुद्दे जिससे पूरा देश प्रभावित है, ऐसे मुद्दे संसद में उठ रहे हैं, यह अपने आप में संसद के जीवंत होने की परिभाषा है। प्रधानमंत्री यहां पर खुद
मतलब इस समय जो ये शिक्षा मंत्री जो हैं, इन पर एक मोरल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है कि नीट का मुद्दा देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ साथियों, नीट के मामले पर भी यहां पर चर्चा हुई। हमने इस विषय पर ऑलरेडी आपको अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी थी और इसमें चर्चा की थी कि बहुत से पेपर लीक हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा पॉइंट है। कांग्रेस ने प्रॉपर तरीके से 15 दिन का खांचा खींचा कि देखो क्या क्या हुआ 15 दिन के अंदर मोदी सरकार के अंदर, उसका पूरा इन्होंने कार्ड तैयार करके दिखा। राहुल गांधी जी ने भी प्रॉपर जानकारी दी कि देखिए साहब, अब तक 15 दिन में सरकार जब से बनी है ये सब काम हो चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज दिखी, और वो क्या है, अपोजिशन के द्वारा फ्रंट लाइन में बिठाए गए सांसद। फ्रंट लाइन में बिठाए गए सांसद मतलब एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष बैठा है। विपक्ष की फ्रंट लाइन में राहुल गांधी जी थे, साथ में अखिलेश यादव थे, और तीसरे जो व्यक्ति थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तीसरे व्यक्ति जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो बगल में बैठे हुए हैं फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। साथ ही साथ ममता बनर्जी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी यहां पर बैठे हुए दिखाई दिए। इसका मतलब अपोजिशन अपनी तरफ से फ्रंट सीट पर बैठकर अपनी एकता को दिखा रहा है, इंडिया अलायंस को दिखा रहा है। दूसरी तरफ एक और मैसेज यहां से देने का अखिलेश यादव ने प्रयास किया कि जिस अयोध्या को लेकर के बीजेपी इतने दिन से लगाकर काम चल रही थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाकर हमने अपना एजेंडा पास करा दिया है, बीजेपी की यहां पर शर्मनाक हार हुई। सांसद अवधेश प्रसाद इनके ये प्रमाण बनकर बैठे रहेंगे कि देखिए, आपने जिनके मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, आप वहां हार गए। एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है असल मायने में अवधेश प्रसाद जी, जो अखिलेश जी के साथ में दिख रहे हैं, और वो फ्रंट लाइन में इसलिए बिठाए गए हैं कि आपका जो एजेंडा था ना कि हम राम मंदिर बना रहे हैं, देश के लिए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता आपसे खुश नहीं हुई और उस जनता ने अपने द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सांसद बनाकर निर्वाचित करके भेजा है। ये सारी की सारी चीजें अभिव्यक्ति की हैं, बहुत सारे सिंबॉलिक मैसेज लेकर चल रही हैं। खैर, फाइनली राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इन सबको बिठाकर खाना वाना खिलाया गया। आज का सेशन बहुत खास होगा क्योंकि आज के सेशन में लोकसभा स्पीकर के ऊपर नाम आने की संभावना है। इमरजेंसी का आज दिन है, तो चर्चाएं रहेंगी कि क्या खास होता है। ठीक है, उम्मीद है सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो, एक ही सेशन में बहुत सारा कंटेंट उन्हें जानने को मिला हो। और हां, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कल हमने ईएमआई का ऑप्शन ऑन किया था और आज मैंने प्रॉमिस किया था कि अब से आपका ईएमआई ऑप्शन बंद हो जाएगा। फाइनली थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी में जो भी बच्चे एनरोल कर चुके हैं एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में, उन सभी का वेलकम है। अब एडमिशन आज के बाद यहां पर क्लोज होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ जब ओपन होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। केवल 7 दिन ही हमारे द्वारा अपने एप्लीकेशंस पर एडमिशन खोले जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी भी चलते सेशन में अपना ईएमआई ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया है, जाकर जब तक ये क्लास चल रही है एडमिशन का प्रोसेस जिन्हें करना हो कर लें, अदरवाइज फिर आराम से, और क्लासेस कल से शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें भी क्लासेस लेनी है जाकर के अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं।